Hello everyone, welcome back to the series of ancient history. Today we will be dealing with the PYQs asked in your prelims of your UPSC CSC exams, ultimately and exclusively related to the religion of Buddhism and Jainism. इसमें हम अभी तक 1995 से लेके इस साल के सभी अभी तक के सभी MCQs को कवर करने वाले हैं. अगर बाई चांस कोई रह जाते हैं तो वो आने वाली कुछ अगली वीडियोज़ में सब कवर हो जाएंगे, राइट? So, your first MCQ is going to be like that. The concept of Anuvrat was advocated by. आप इसका आंसर छिपा भी सकते हैं. इफ़ यू फील दैट कि मैम ने आंसर साथ साथ लिखा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. हम आपको दूसरी PDF विदाउट आंसर्स प्रोवाइड कर देंगे, राइट? सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अनुव्रत दैट इज़ वेरी क्लियर, सिंपल. इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं. दूसरी शंका, सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए. अनुव्रत एंड महाव्रत के कॉन्सेप्ट्स हमने किस में पढ़े हैं? वी हैव रेड इन जैनिज्म, राइट? एंड और ऊपर से अगर आपको नहीं भी याद आता है तो देखिए, अगर आप ऑप्शंस देखकर उस टाइम पर मतलब थोड़ा तो आप गेस वर्क कर सकते हैं कि दीज ऑल आर रिलेटेड टू द बुद्धिज़्म, तो एक ऑड वन आउट यही बचता है, तो दैट मीन्स जैनिज्म होगा. बट अगर उसके इस रिलेटेड नॉलेज की बात करें तो मैं ये आपको बता देती हूँ, ये सब अनुव्रत से, ये वाले सॉरी ये आपके 5 जो होते हैं ये सब अनुव्रत से, राइट? एंड ये अनुव्रत में नहीं आएंगे. और महाव्रत का जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ फॉर जैन मॉन्क्स और मेंडिकेंट्स. ये चीज़ आपको याद रखनी है. मतलब अनुव्रत महाव्रत है सेम ही चीज़, उसमें भी यही सब होगा, लेकिन फ़र्क कितना होता है कि जो महाव्रत्स होते हैं उनमें पीनेंस ज़्यादा होती है, वो बेसिकली मॉन्क्स के लिए होते हैं, राइट? ये सब जो चीज़ें होती हैं मतलब इसको अगर मैं काट दूँ तो बेसिकली दीज आर फॉर श्रावक्स, द लाइफ ऑफ हाउस होल्डर जिसको हम बोलते हैं, राइट? अब क्वेश्चन 2 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अर्ली जैन लिटरेचर. देखो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो जैन लिटरेचर था वो 2 पार्ट में डिवाइड था. एक तो अर्ली वाले थे, ठीक है, जिसमें जिसको हम पूर्वाज कहते हैं, राइट? फिर बाद में जब कंपाइलेशन होता है, जो काउंसिल होती है फर्स्ट जैन काउंसिल, उसके बाद जो चीज़ें बनती हैं. अगर हम थेरी गाथा की बात करें तो ये तो बुद्धिस्ट है, ठीक है. अचरांग सूत्र हमने पढ़ा था, दैट इज़ वन ऑफ द अर्ली लिटरेचर, राइट? सूत्र कृतांग भी अर्ली लिटरेचर का ही पार्ट आएगा. तो बच्चा क्या, बृहत कल्प सूत्र. ये क्या होता है? बृहत कल्प सूत्र का मतलब होता है दैट इज़ योर बायोग्राफीज ऑफ तीर्थंकर. मतलब कि ये तीनों ही चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? ये सब चीज़ें जो रिलेटेड हैं वो आपके जैनिज्म से रिलेटेड हैं, राइट? तो अगर हम बात करें किसकी, थेरी गाथा की, यही एक ऑड वन आउट है बिकॉज ये किससे बिलोंग कर रहा है? ये बुद्धिज़्म से बिलोंग कर रहा है, थेरी गाथा. और यू कैन से दैट थेरी, वो जो थेरावाड़ा स्कूल था, राइट? ये कुछ आई थिंक बाय मिस्टेक ये यहाँ की जगह यहाँ आना था. ये PDF, ये वाली जो PDF थी ना, ये इससे एसोसिएटेड है, इस वाले क्वेश्चन से, राइट? इस क्वेश्चन में क्या है, ये बात करते हैं बोधिसत्व की. महायान बुद्धिज्म में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व, राइट? क्योंकि वो ये बोलते थे कि हमारा जो महायान है मतलब ग्रेटर व्हील है, हम लोग क्या करते हैं, हम अपना निर्वाण और अपना साल्वेशन हम रोक कर रखते हैं. क्यों? ताकि किसी और की हम हेल्प कर सकें. तो वो कौन होते हैं? वो बोधिसत्व होते हैं. तो वो बोधिसत्व में हमने पढ़े थे कि 5 फेमस वाले थे, जो 5 हमने पढ़े थे. तो अवलोकितेश्वर करके थे, राइट? जिनके हाथ में एक लोटस भी रहता था. तो वो बोल रहे हैं कि उनमें से ये कौन से वाले हैं. तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने आपको 5 नेम्स पढ़ाए थे. तो उन 5 नेम्स में से अवलोकितेश्वर एक थे, एक वज्रपाणी था, एक मंजूश्री था, एक मैत्रेय था, और 5वां कौन सा था? तारा, राइट? तारा था. तो दैट मीन्स ऑड वन आउट क्या रहता है? पद्मपानी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अलग अलग बोधिसत्व हैं. तो दैट मीन्स अवलोकितेश्वर एंड पद्मपानी एक ही होंगे. अब पद्मा का मतलब क्या होता है? पद्म मीन्स होता है फ्लावर ऑफ लोटस, ठीक है? लोटस फ्लावर को बोलते हैं पद्मा. तो इसीलिए पद्मपानी का मतलब संस्कृत में जो होता है कि जिसके हाथ में लोटस हो. हमने देखा था कि 2 थे, अवलोकितेश्वर और एक तारा. इनके हाथ में लोटस था, एक के हाथ में पिंक या रेड था और एक के हाथ में ब्लू लोटस था. एक के लेफ्ट हैंड में था, एक के राइट हैंड में था. याद कीजिए लेक्चर में. नहीं याद आ रहा तो गो बैक टू द लेक्चर, राइट? तो ऐसे ही ये 5 थे, तो इससे क्लियर हो जाता है. जैसे वज्रपाणी, अब देख लीजिए, लाइक इंद्र. वज्र मतलब वज्र, समझ रहे हैं ना? वज्र का मतलब ही क्या होता है? जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वज्र का बना हुआ. दैट मीन्स वज्रपणी मतलब इंद्र की तरह. ही होल्ड्स अ थंडर बोल्ट. जो सिन एंड ईविल का दुश्मन हो. फो मीन्स एनिमी.
अवलोकितेश्वर मतलब द लॉर्ड, इसके दो मीनिंग थे, एक तो था द वन हु होल्ड्स द लोटस, अवलोकितेश्वर लोक का स्वामी है ना, लोकितेश्वर मतलब लोक का स्वामी, दैट मीन्स लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, समझ रहे हैं आप, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, दे मतलब पूरे वर्ल्ड का स्वामी, इसको हम उनको हम पद्मपानी भी बोलते थे। मंजूश्री स्टिम्युलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जो चीज़ों को समझे अच्छी तरह से, इन्होंने ही 10 पैरामीटर्स को डिस्क्राइब किया था। हमने बोला था ना कि बोधिसत्व बनने के लिए आपको 10 पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता था, वो 10 लक्षण होते हैं एक तरीके से, राइट। मैत्रेय द फ्यूचर बुद्धा, क्षितिग्रह है गार्जियन ऑफ परगेटरीज, अमिताभ और अमितयुष बुद्धा ऑफ हेवन, ये एक्स्ट्रा है उससे अलग जो मैंने आपको बताए थे, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आप नोट कर लीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन ये है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो ये है कि ये प्लेसेस हैं एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, बिकॉज दे मे आस्क यू दैट व्हाट इज़, मतलब कि कौन कौन सी जगह है जो उनकी लाइफ से रिलेटेड है। जैसे उनका बर्थ कहाँ हुआ था, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। एनलाइटनमेंट उनको कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया जो कि बिहार में है। फर्स्ट सरमन सारनाथ बनारस के पास है बहुत, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने पहला अपना सरमन मतलब पहली बार उन्होंने अपने शिष्य को ज्ञान दिया था, या जो भी है ना, जो भी अपना प्रवचन दिया था। डेथ उनकी कहाँ हुई थी, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, और आज के मतलब इसको कुशीनारा भी बोलते हैं। वो जो पूरा बुद्धा सर्किट बनाया गया है, राइट, वहाँ पर अभी एक एयरपोर्ट भी बना है रिसेंट में, पूर्वांचल, ये पूरा जो डेवलपमेंट वाला जो गवर्नमेंट अब कर रही है जस्ट टू इनहेंस द बुद्धिज़्म और द बुद्धिस्ट सर्कल एंड टू इंक्रीज इंडिया सॉफ्ट पावर। वाई, क्योंकि हमें अपना साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है, तो वो हम बुद्धिज़्म के बेसिस पे, कल्चरल एक्सचेंजेस के बेसिस पे हम अपना करेंगे, राइट। और ये 4 प्लेसेस उनसे वैसे ही एसोसिएटेड हैं कि जब उन्होंने जगह जगह ट्रैवल किया तो ये टोटल 8 प्लेसेस मिला के 8 स्थान मिलाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सब PYQs में पूछा गया है, दैट इज़ वाई आई एम प्रोवाइडिंग यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मिलिंद पान्हो यानी मिलिंद के प्रश्न है ना, ये एक बुक है, किताब है, जो कि 21 डायलॉग की फॉर्मेट में है। किंग था मियंदर और एक बुद्धिस्ट मॉन्ग था, कि ये मियंदर जो है नागसेन करके एक बुद्धिस्ट मॉन्ग था, ये उनसे एक सवाल पूछता है। ये पूरी डायलॉग फॉर्मेट में, ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, कभी टाइम हो तो पढ़िएगा, अच्छी बुक है बहुत, राइट। मैं कभी कभी टाइम मिलता है तो पढ़ लेती हूँ, दैट इज़ वाई एम सेल्फ, बट ऑब्वियसली आपको पागल नहीं हो जाना है किसी चीज़ के पीछे। इफ़ यू हैव सम टाइम तो जस्ट 10 मिनट दे दिए कभी कभी, तो दैट इज़ वाई, राइट। तो मिलिंद पानो करके ये किताब है। और नागसेन है, नाग अर्जुन से भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं कहीं पे नाग अर्जुन दिया हुआ है, बट कीप इट सिंपल कि अगर नागसेन फर्स्ट प्रायोरिटी पे है तो नागसेन रखिए, राइट। 8 फोल्ड पाथ अष्टांग सिंपल है, ऑब्वियसली किसकी बात करता है ये, बुद्धिज़्म की बात करता है। अब उसमें भी ये किसकी बात करता है, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, दैट मीन्स फाइनल अटेनमेंट, इसको बोलते हैं फाइनल लिबरेशन, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। द एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस और अहिंसा प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरलिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म। देखो ये NCERT में साफ लिखा है, जब आप RS शर्मा सर की बुक पढ़ते हैं ना, और जो हमने आपको लेक्चर्स बताए थे उसमें वन ऑफ द रीज़न यही था, साफ साफ लिखा था कि जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट था बेसिकली, स्पेशली जैनिज्म का, उसमें सबसे ज़्यादा जो व्यापारी थे ना, कॉमर्स ट्रेडर्स, जो वैश्य क्लास थी, जो वैश्य वर्ण था है ना, जो बनिया क्लास थी, उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करा। क्योंकि इसमें क्या था, जैनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, वो इतने से छोटी सी चींटी को भी मारने के लिए पाप मानते हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए वो उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर भी पाप है। क्यों है, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, हम रूट्स में जब हाथ डालते हैं तो उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे लिविंग बींग्स होते हैं जिनकी डेथ हो सकती है। तो दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर वॉज समवॉट अ फॉर्म ऑफ हिंसा, उनके लिए ये एक हिंसा है, एक वायलेंस है, लिटिल वायलेंस। तो इसीलिए एग्रीकल्चरलिस्ट जो किसान थे उन्होंने जैनिज्म नहीं अपना पाए थे, वो इस चक्कर में मेनली ये वैश्य क्लास और ट्रेडर्स के अमंग ज़्यादा फेमस हुआ था। अब ये क्यों है वायलेंस, क्यों है ये, क्योंकि कल्टीवेशन जब करते हैं तो उसमें इंसेक्ट्स एंड पेस्ट की हत्या होती है, राइट। आपने देखा होगा, पता नहीं, चमासा करके एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, एक हिंदुज़म में और सभी में एक मतलब 4 महीने का जो मॉनसून पीरियड होता है ना, योर श्रावण, भाद्रपद, आफ्टर दैट आई थिंक अश्विन मास आता है, इन कार्तिक, ठीक है, जो देव उत्थान एकादशी होती है, 11 जिसको बोलते हैं, ये पूरे 4 मंथ का पीरियड होता है, जिसमें जैनिज्म में भी एक कॉन्सेप्ट है। वो लोग क्या करते हैं, दे स्किप लाइक योर जिंजर, ठीक है, अनियन,
पोटैटो, जो भी जिमीकंद, जो भी ज़मीन से उगने वाली सब्जियां है ना, रूट्स और स्टेम, बीट रूट और बीट स्टेम, वो सब छोड़ देते हैं। वाई? क्योंकि माना जाता है कि जब 4 महीने पूरा मानसून पीरियड रहता है इंडिया में, जब पूरी बारिश होती है, तो उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं, जीव होते हैं जो धरती से बाहर निकलते हैं। तो अगर इनको हम उगाने में उनकी हत्या हो सकती है। दैट इज़ वाई दे लीव ऑल दीज वेजिटेबल्स, है ना। वो मतलब वो एकासना करते हैं, सिर्फ एक टाइम खाते हैं, ये सब चीज़ें, ताकि मतलब नेचर से कनेक्टेड है। और प्लस जो हिंसा वो देख पा रहे हैं, जो जितना खाएंगे और ये सब चीज़ें जितनी मतलब ये खाएंगे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो ज़्यादा हत्या होगी। तो वो जो चमासा, वो जो 4 मंथ्स का जो पीरियड होता है, इवन आर प्राइम मिनिस्टर सेड कि वो पूरे 4 मंथ्स लाइक एक टाइम ही खाना खाते हैं, राइट, आपने सुना होगा। तो ये वो टाइम पीरियड है जब वो रूट्स, जैनिज्म में कि वो रूट्स और स्टेम खाना छोड़ देते हैं। वाई? क्योंकि अगर वो खाएंगे, वो उगाएंगे, तो उसमें मतलब वो तो नहीं उगाएंगे, फार्मर्स उगाएंगे, तो लेकिन जीव हत्या तो होगी ना। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर एसोसिएटेड विद हिंसा। दैट इज़ वाई दे स्किप दीज फूड्स। अब देखिए, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर अभी तक का थोड़ा डिफिकल्ट माने तो ये क्वेश्चन हो सकता है। दीपवंश, दिव्यदान के, अच्छा ये कैसे, महापरिनिर्वाण, बट इतना भी ये डिफिकल्ट नहीं है। आपको अल्टीमेटली पता है कि 8 फोल्ड पाथ का पर्पस क्या था। देखो, बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था। बुद्धा का सिंपली एम था कि उसको एनलाइटनमेंट चाहिए था। एनलाइटनमेंट चाहिए था, तो लेकिन क्यों चाहिए था? टू एंड द डिज़ायर, है ना, टू एंड द मिजरी, टू एंड द मिजरी। अब मिजरी का उन्होंने कॉज क्या देखा? डिज़ायर, जिसको उन्होंने बोला तन्हा। ठीक है, अगर आप इसको छोड़ दोगे, अपने डिज़ायर्स को छोड़ दोगे, तो आप एनलाइटनमेंट की तरफ चल जाओगे। आपको फाइनल धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, और इसका वो क्या होता है? व्हील। ये याद रखना, सिम्बल्स, व्हील, ये हमने आपको स्लाइड्स में बताया था। हर एक मतलब इवेंट का, उनकी लाइफ का एक सिंबल था। जैसे हॉर्स एक सिंबल था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लोटस, और ये इसका व्हील रहेगा, अशोक चक्र है ना, व्हील वो वाला। तो मिजरी को एंड करना का मिजरी कैसे एंड होगी? डिज़ायर को एंड करके। वो सब कैसे हो पाएगा? अष्टांगिक मार्ग, है ना, 8 फोल्ड पाथ। तो अल्टीमेटली इसका एम तो यही है ना। तो इस मतलब आप नॉर्मल लॉजिक से और ढंग से अगर आप पढ़ लेते, जो लेक्चर्स हमने आपको दिए हैं, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वर्धमान महावीर मदर वॉज द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतक। हमने क्या पढ़ा था कि जो चेतक था, उसकी जो डॉटर थी, वो वाइफ थी किसकी? बिंबिसार की, है ना। वो वाइफ थी बिंबिसार की, जो एक ऑब्वियसली क्षत्रिय था, है ना, मगध का राजा था, वन ऑफ द फर्स्ट डायनेसिटीज जो थी। अब देखो, चेतक की जो डॉटर थी वो बिंबिसार की वाइफ थी, तो क्या वो महावीर की मदर हो सकती है? नहीं हो सकती। महावीर के फादर मदर का नाम ये थोड़ी था, ठीक है। तो जो त्रिशला थी, जो महावीर की मदर थी त्रिशला, वो तो एक्चुअल में इसकी कौन थी? सिस्टर थी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। गौतम बुद्ध मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम कौशलन डायनेसिटी, बिल्कुल सही है, वो एक कौशल प्रिंसेस थी। पार्शनाथ का जो बर्ड था वो बनारस में हुआ था, लेकिन अयोध्या में क्या हुआ था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो इस हिसाब से फर्स्ट तो बिल्कुल ही आपका गलत हो गया, सेकंड ठीक है, एंड ऑब्वियसली थर्ड भी ठीक है, राइट। तो आंसर विल बी सी। अब एंशियंट जैनिज्म के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट वॉज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलभाऊ। क्या स्थलभाऊ के अंडर हुआ था ये? नहीं, इट वॉज अंडर दी भद्रभाऊ। स्थलभाऊ तो वहीं रहा था, अशोक के साथ, सॉरी अशोक नहीं, चंद्रगुप्त के साथ कौन गया था? भद्रबाहु गया था साउथ की तरफ, कर्नाटका की तरफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द जैनास हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर्स, नॉट एट ऑल। जो भद्रबाहु के अंडर आए थे वो तो कौन बन गए थे? दिगंबर्स बन गए थे, राइट। जैनिज्म enjoyed the patronage of कलिंग। इसको देखेंगे। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैन्स वर्शिप्ड इमेजेस अनलाइक बुद्धिस्ट। पहली बात तो इमेजेस वर्शिप करी नहीं थी, और अनलाइक का क्या मतलब है? दोनों का सेम था, दोनों ने ही, किसी ने भी इमेज वर्शिप नहीं स्टार्ट करी थी। बुद्धिज़्म में भी इमेज वर्शिप बाद में स्टार्ट हुई थी जब महायान आया था, राइट। और जैनिज्म में भी बाद में जब रिफॉर्म्स होंगे अंडर दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स, वेरियस सेक्ट वुड बी डेवलप्ड, तब इमेज वर्शिप स्टार्ट होगी। और खारवेल किंग की उनको पैट्रोनेज प्राप्त थी, गंगा आई थिंक उनका नाम था। तो यस, इट इज़ ट्रू।
अनेकांतवाद हमने बहुत अच्छे समझाया था, जो वो एलिफेंट वाली स्टोरी पढ़ाई थी कि 7 ब्लाइंड मैन होते हैं और वो एलिफेंट को देखते हैं अलग अलग तरीके से। तो कोई उसकी ये वाला पार्ट छूता है तो वो बोलता है ये तो एक वॉल है, कोई उसकी ट्रंक छूता है तो बोलता है ये एक वाटर पाइप है, कोई उसका पैर छूता है बोलता है ये तो लकड़ी का तना है, बार्क है, कोई उसकी पूँछ छूता है तो बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है, पूँछ को सोच के क्या बोल सकता है आप, याद थोड़ा दिमाग अपने आप ही लगा लो। कोई ईयर्स छूता है तो बोलता है ये तो फैन है, राइट। तो सबकी अपने अलग अलग लॉजिक्स होते हैं। दैट मीन्स अनेकांतवाद, किसी चीज़ को देखने के बहुत सारे परसेप्शन होते हैं। अनेक मतलब मैनी, वाद मतलब संवाद, अंत मतलब कंक्लूजन, राइट। तो इट इज़ अंडर जैनिज्म। बुद्धा, ये थोड़ा सोचने वाली चीज़ है, इसके लिए मैंने आपको एक दो चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हैं। बुद्धा की जो इमेज होती है, ये आपको सर इन्फॉर्मेशन मिलेगी नितिन सिंघानिया से, वहाँ से ये आपको रीड करना पड़ेगा। मैंने ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई, क्योंकि अगर मैं ये पढ़ाने बैठूंगी तो इट वुड बी लाइक बहुत बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आपको कुछ मुद्रास पढ़नी है ना, तो आप नितिन सिंघानिया सर की बुक से रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे तो मैं भी जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट डालूंगी ना, ये उसमें डाल दूंगी, ठीक है। ये तो इसमें एमसीक्यू आ गया था तो मैं इसलिए दे दिया, बट ठीक है, आप पढ़ना भी मत, आप नितिन सिंघानिया से चाहे मत पढ़ना। आई विल बी एडिंग ऑल दीज मुद्राज इन दिस पीडीएफ ओनली, ठीक है। जब हम आर्ट एंड कल्चर का पार्ट देखेंगे जैनिज्म बुद्धिज्म का। ये बोल रहे हैं सर, जो भूमि स्पर्श मुद्रा होती है, भूमि स्पर्श का मतलब क्या होता है कि जब बुद्धा भूमि को स्पर्श करते हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना एकदम, मतलब लाइक हर किसी के घर में आई थिंक एक पोस्टर ज़रूर होना चाहिए, बुद्धा का पोस्टर या कोई स्टैचू। कितना मतलब देखते इतना पीसफुल लग रहा है। तो इसका पर्पस क्या है भूमि स्पर्श का? तो ये पहले ऑप्शंस देख लीजिए कि क्या अर्थ, बुद्धा जब अर्थ को बुलाते हैं टू वॉच ओवर मरा, मरा को देखने के लिए, ताकि मरा उनकी मेडिटेशन को ख़त्म ना कर पाए, डिस्टर्ब ना कर पाए। मरा होता क्या है? मरा कोई भी ईविल थॉट हो सकता है, या कोई भी राक्षस हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बुद्धा अर्थ को बता रहे हैं कि ताकि वो उनकी प्योरिटी विटनेस करे, कि धरती माँ जो है वो उनकी विटनेस करे, प्योरिटी को वो देखे, एंड चेस्टिटी डिस्पाइट टेम्पटेशंस ऑफ मरा, कि देखो मरा जो है वो उनको ललकार रहा है। जो नेगेटिव एनर्जी है, क्या होता है कि जब हम लाइक हम रूटीन बनाते हैं, हम योगा करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन फिर हमें गलत गलत चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। कहीं पे कुछ टीवी चल रहा है, कहीं हमारा कुछ फास्ट फूड खाने का मन करता है ना। हम फास्टिंग करते हैं जब, तो मन करता है ना कि अच्छा आलू खा लेते हैं, चटपटा खा लेते हैं, मिर्ची खा लेते हैं, बट नहीं, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं कि मरा जो है वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी देखिए बुद्धा कितने प्योर हैं। तो ही वॉन्ट्स द अर्थ टू विटनेस, कि अर्थ देखे, उनका प्रमाण देखे, अर्थ इस चीज़ को फील करे। बुद्धा का रिमाइंडर उनके फॉलोअर्स के लिए, फ्रॉम द अर्थ एंड फाइनली डिजॉल्व इन टू अर्थ। देखो अब ये ऑप्शंस ऐसे हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। मैं होती तो मैं सी टिक कराती कि हाँ यही होगा शायद, लाइफ इज़ ट्रांजिटरी एंड ऑल दीज थिंग्स, बट नहीं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका पर्पस क्या निकल रहा है। कि बुद्धा कहते हैं कि यानी कि राइट कंडक्ट है ना, राइट कंडक्ट, राइट फेथ, अगर हम अपना राइट थॉट रखें, राइट स्पीच रखें, तो दैट मीन्स हम प्योरिटी मेंटेन करके रख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से सोचना है, राइट। कि बुद्धा ने साफ बोला है कि हम अपनी डिज़ायर्स का जब एंड करेंगे, जब सब चीज़ें राइट करेंगे, तो दैट मीन्स हम अपनी प्योरिटी को मेंटेन रख सकते हैं, राइट। तो दैट मीन्स सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने दिया है, ध्यान मुद्रा है, एक अभय मुद्रा है, आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, राइट। With reference to the history of ancient India, which of the following were common to both Buddhism and Jainism? सबसे पहला, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेंस एंड एन्जॉयमेंट। अभी इसको देखेंगे। इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेद्स, दोनों ने ही वेद्स के अथॉरिटी को चैलेंज किया था, दैट इज़ ट्रू। ऑब्वियसली जो भी रिचुअल्स थे उसको भी उन्होंने चैलेंज किया था। उन्होंने बहुत सिंप्लिसिटी पे फोकस करा था, ध्यान पर फोकस किया था, है ना, झूठ ना बोलने पर, सच बोलने पर, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें, बिना किसी भाई आडंबर, बिना किसी दिखावे के, राइट। तो लेकिन बात आती है एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ पीनेंस की। देखो बुद्धिज़्म बात करता है मिडिल पाथ की, है ना, गोल्डन मीन। बुद्ध कहते हैं कि आप एक्सट्रीम पे मत जाओ, वह अति सर्वत्र क्या बोलते हैं वो, अति कुछ तो थी वो, कि अति हर चीज़ की बुरा होता है। वो एक लाइन है पर्टिकुलर, हमारे फॉरेन पॉलिसी में भी वो बोलते हैं, अति कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है। और लेकिन जैनिज़्म क्या बात करता है? जैनिज़्म बात करता है एक्सट्रीम पीनेंस की, बिल्कुल कपड़े भी त्याग देंगे हम तो, है ना, जंगलों में रहेंगे, एक्सट्रीम पीनेंस।
बहुत ही डिफ़िकल्ट फास्ट होते हैं जैन जैन धर्म के। एक मतलब मैंने बताया ना, एकासना होती है, 20 एक फास्ट चलता है उनका पर्यूषण पर्व में, वो 36 आवर्स तक चलता है प्रॉपर, उसमें आप पानी भी नहीं पी सकते, है ना। तो ये जो अवॉइडेंस की बात है, ये केवल मतलब दोनों में ही नहीं कही गई, लेकिन हालांकि बुद्धिज़्म में इतना ऑब्वियसली इतने एक्सट्रीमिटीज़ की बात उन्होंने करी ही नहीं है। बुद्धा ने ये नहीं बोला कि आप अपने आप को दर्द दो, अपने आप को पेन दो, है ना, और सारे दुख मतलब सब कुछ त्याग दो, लेकिन ये चीज़ें जैनिज़्म में बोली हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो 2 एंड 3 इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब अगर हम जैन डॉक्ट्रिन की एप्लीकेबिलिटी की बात करें कि द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलेटिंग कर्मा इज़ टू प्रैक्टिस पीनेंस, अभी हमने बिल्कुल जस्ट देखो, बिल्कुल जस्ट हमने अभी बात करी है कि क्या श्योरेस्ट वे क्या है। अभी देखो, आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें रिपीटेटिव मोड में है, तो आपको क्या समझना है कि जब आपको पढ़ना है ना, तो सिर्फ आपको कोई थीम पकड़ लेनी है कि इस थीम से बेसिस क्वेश्चन बन रहे हैं, उस चीज़ के आस इर्द गिर्द ही यूपीएससी घूम रहा है, उन सबको हमें अच्छे से नोट्स बनाना है, उनको रिवाइज करना है। अगेन नई इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी कि मैं जैनिज़्म जो है मैं 36 जगह से पढ़ूँ, मैंने इग्नू नोट्स भी पढ़ लिए, मैंने मैम की वीडियो भी देख ली, अब मैं फलाना कोचिंग की वीडियो देख लूँ, अब मैं एनसीईआरटी भी पढ़ लूँ, अब मैं इस कोचिंग का मटेरियल भी उठा लूँ। नहीं सर, जितना मैंने वीडियोज़ में कराया है, ट्रस्ट मी दैट इज़ मोर देन इनफ, है ना। आप वो कर लो, आर.एस. शर्मा सर की बुक पढ़ लो बस, क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है, और जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा होगा ना, वो सब PYQ से ऑलरेडी कवर हो गया है आपका। और अगर अब भी तू सा कुछ बच जाता है, तो वो हमारी कल्चर की और जो भी हम अभी स्तूपास वाली जो वीडियो बनाएंगे ना, उसमें कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ फटाफट चीज़ों को ख़त्म करते जाइए, राइट। अब तो कर्मा को एनिलिएट करने की बात करते हैं। ये कैसे पता चला, हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि जैनिज़्म 8 कर्म डिस्क्राइब करता है ना, जिसमें से 4 वो बोलता है घट्टी, कि जो नेचर होते हैं, नेचुरल होते हैं, हर नेचर के होते हैं, और 4 होते हैं बॉडी के। तो इनको ख़त्म करने के लिए जब तक ये बर्थ मतलब कर्म नहीं उसके सुधरते, जब तक वो रीबर्थ करता रहता है, वो इंसान से चाहे चींटी की तरफ आ जाएगा, है ना, लेकिन रीबर्थ साइकिल होता रहेगा। तो जब तक वो एनिलिएट नहीं कर देगा अपने सारे कर्म को, अपनी प्रकृति को, अपने सोल को बिल्कुल भूल नहीं जाएगा, सब कुछ मतलब उसका बिल्कुल एंड नहीं हो जाएगा, तब तक उसको पीनेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, जो ऋषि मुनि करते हैं, अरिहंत सिद्ध सब पढ़ा है हमने। और जीवा न जीवा का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, ये इस साल 2023 में आई थिंक इसी साल हमने पूछा है इन्होंने, या तो इस साल पूछा या पिछले साल पूछा था, जीवा न जीवा का कॉन्सेप्ट, कि यहाँ तक कि छोटी सी मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी सोल होती है, आत्मा होती है ना। इसीलिए तो जैनिज्म में बोलते हैं कि मतलब चींटी को भी मारना पाप होता है। जब मंदिर जाते हैं कहीं भी अगर चींटी आ जाती है ना, माफ़ी मांगते हैं भगवान से कि हमारे पैर के नीचे आके कुचल के आके कोई वो ना हो गया हो। और कर्मा क्या है, बेन है सोल के लिए, बिल्कुल सही है, कर्म एक पाप है ना। तो उसको एंड आपको करना ही करना होगा, जब तक कर्म से आप छुटकारा नहीं पाओगे। कर्म इज़ समथिंग वेरी बिगेस्ट, है ना। तो सभी स्टेटमेंट्स इसके करेक्ट हो जाते हैं। सो ये सभी जो थे आपके जैनिज्म बुद्धिज़्म के PYQs थे। अगर कोई लगता है कि रह गया है तो प्लीज़ टेल अस इन कमेंट सेक्शन, वी विल बी डीलिंग विद दैट ऑल्सो। बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, और आपको समझ आया हो कि आपको चीज़ों से डील कैसे करना है, आपको मतलब कैसे आंसर्स तक पहुंचना है, कैसे आपका थॉट प्रोसेस रखना है, प्लस आपको कैसे चीज़ों को मतलब पढ़ना है। मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ कवर करा दिया। अब आपको जैनिज्म बुद्धिज़्म में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। PYQs भी कवर हो गए हैं, हमारी सारी थीम्स कवर हो गई है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक्ड इट एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।